नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अंजलि पटेल। आज हम बात करेंगे मंकी पॉक्स के बारे में। मंकी पॉक्स होता क्या है? क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा मंकी पॉक्स फैला हुआ है। तो मंकी पॉक्स जो कि कोई भी जैसे स्मॉल पॉक्स का नाम आपने सुना होगा, वैसे तो ये मंकी पॉक्स जो है एक रेयर इन्फेक्शन होता है। बट ये वायरल इन्फेक्शन होता है। क्योंकि वायरस के नाम से आप जान ही सकते हो, डीएनए या आरएनए इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल होता है। तो मंकी पॉक्स जो है ये वायरस इन्फेक्शन है। ये मेनली आपको रोडेंट्स में या जो पेट्स होते हैं उनमें देखने को मिलता है। और इन्हीं रोडेंट्स और पेट्स से ह्यूमन बीइंग में ये आता है। और ये ह्यूमन टू ह्यूमन ऐसे ट्रांसफर हो जाता है। पेट्स में जैसे मंकी गिलहरी हो गया, मंकी डॉग कैट, ये सब एनिमल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं मंकी पॉक्स इन्फेक्शन के लिए। इसके बाद इन पेट्स के कांटेक्ट में आकर ह्यूमन बीइंग इस इन्फेक्शन से सफ़र करता है। और ह्यूमन टू ह्यूमन किसी भी प्रकार के कांटेक्ट से ये फैलता है। तो आइए जान लेते हैं कैसे ये फैलता है। अगर किसी भी पेट्स के इन्फेक्शन से कोई ह्यूमन बीइंग सफ़र करता है, इसके बाद उसमें जो है प्राइमरी सिम्टम देखने को मिल जाते हैं। ये जो मंकी पॉक्स वायरस होता है, इसका वैसे इंक्यूबेशन या सफ़र करने वाली पीरियड्स की बात करें तो इसका 5 से 21 दिन टाइम लेता है ये अपनी साइकिल को पूरा करने में। कुछ पेशेंट में कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो जाते हैं, तो वो करीब 1 मंथ का टाइम लग जाता है उन पेशेंट में। तो अगर कोई ह्यूमन बीइंग इस वायरस से सफ़र कर रहा है, तो सबसे पहले इसका ये एक ड्रॉबैक ये रहता है कि अगर कोई मंकी पॉक्स से इन्फेक्ट हुआ है, तो 2 से 3 हफ्ते तक उसमें कोई सिम्पटम नहीं देखने को मिलेंगे। इसके बाद ही उसमें इन्फेक्शन के सिम्पटम देखने को मिलते हैं। तो ज़्यादातर पेशेंट में सिम्पटम सेम ही होते हैं, बस कुछ लोगों में कुछ अलग सिम्पटम्स आ जाते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं सिम्पटम्स के बारे में। तो ये जो मंकी पॉक्स है, इसमें पेशेंट को मेनली इन्फ्लुएंजा वाले सिम्पटम देखने को मिलेंगे। इन्फ्लुएंजा जैसे पेशेंट को खांसी, थ्रोट इन्फेक्शन, जुकाम, सिर दर्द, थकान, ये सब मेनली देखने को मिलेगा। हेडेक देखने को मिलेगा। सिर दर्द होगा पेशेंट को, आँख से पानी आना, नाक से पानी आना, सिर दर्द होना, भारीपन होना, थकान होना, ये प्राइमरी सिम्टम के तौर पर देखने को मिलेंगे। इसके बाद कुछ पेशेंट में इसके बाद फीवर देखने को मिलता है। तो प्राइमरी सिम्टम नहीं है, बट कुछ पेशेंट में ये इन्फ्लुएंजा वाले सिम्टम देखने को नहीं मिलते। उनमें डायरेक्ट फीवर ही देखने को मिलता है। तो सबसे पहले इसकी जो रिकरेंसी होती है वो इन्फ्लुएंजा सिम्टम के रूप में होगी। इसके बाद फीवर पेशेंट को आएगा। और फीवर के साथ साथ ये अपनी 5 स्टेज को कंप्लीट करता है। तो आइए जान लेते हैं ये कैसे इन्फेक्ट करता है हमको और कैसे कैसे सफ़र करते हैं इसके इन्फेक्शन से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो इन्फेक्टेड रीजन्स होगा, ये सबसे पहले स्किन को अफेक्ट करता है। स्किन पर, फेस पर, यहाँ मेनली फेस पर छोटे छोटे रेड कलर के इरप्शंस निकल आते हैं। छोटे छोटे रेड स्पॉट निकल आते हैं फेस के साथ साथ। ये अपर एक्सट्रीमिटी दोनों हाथों में और लोअर एक्सट्रीमिटी दोनों पैरों में और पेल्विक एरिया को भी इन्फेक्ट करते हैं। ये छोटे छोटे जो डॉटेड टाइप के रेडनेस इरप्शंस निकलते हैं, ये धीरे धीरे इसमें ईचिंग और बर्निंग होती है। और 5 से 7 दिन में ये अपने साइज को बढ़ा लेते हैं और इसकी जो लेयर होती है वो थोड़ी थिक हो जाती है। स्टार्टिंग फेज में जो रेड स्पॉट होते हैं उसको मैक्यूल कह देंगे। इसके बाद जब जो सेकेंडरी स्टेज पूरा करते हैं, रेड होकर थोड़ी थिक स्किन हो जाती है और ये फैल जाते हैं, तो ये पैप्यूल वाली स्टेज में आ जाते हैं, जिनको कंप्लीट करने में 2 वीक का टाइम लगता है। इसके बाद ये अपनी थर्ड स्टेज कंप्लीट करते हैं। सेकेंडरी स्टेज में पैप्यूल बनने के बाद ये छोटी छोटी पैप्यूल वेसिकल बना लेते हैं। छोटी छोटी थैली टाइप की बन जाती है, जिसमें एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड टाइप का भरा होता है। वो ट्रांसपेरेंट लिक्विड जिसे हम पैक्यूल कह देते हैं, छोटे छोटे। तो मैक्यूल के बाद पैक्यूल बना लेता है। इसके बाद ये है पैक्यूल्स बना लेता है, छोटे छोटे, जिसमें लिक्विड भर जाता है। और सबसे लास्ट स्टेज में ये जो है उसको पस फॉर्मेशन कर देता है। ये वैक्यूल्स जो है जिसमें ट्रांसपेरेंट लिक्विड भरा हुआ था, वो पस में चेंज हो जाती है। और पस जो है जो उसको पैप्यूल कह देते हैं।
और इसके बाद जो है लास्ट स्टेज इसकी होती है क्रस्ट फॉर्मेशन। सबसे लास्ट में जो पस होता है वो ड्राई हो जाता है, हार्ड हो जाता है, और बोलते हैं ऊपर से एक पपड़ी टाइप का बन जाता है, जो पपड़ी छूट छूट कर गिरने लगती है, तो उसको क्रस्ट कह देते हैं। यही सबसे ज़्यादा इन्फेक्टेड पीरियड होता है मंकी पॉक्स का, जब क्रस्ट बनकर गिरने लगती है। तो ये पांचों स्टेज हो गई हैं मंकी पॉक्स वायरस की, जिन्हें कंप्लीट होने में 20 से 25 दिन का टाइम लगता है। तो आइए जान लेते हैं कि हम इस मंकी पॉक्स वायरस के इन्फेक्शन से कैसे बच सकते हैं। तो सबसे पहले बचने का ये कि कोई भी पेशेंट जो मंकी पॉक्स वायरस से सफ़र हो, सबसे पहले उससे आइसोलेशन बनाकर रखिए। दूसरी चीज़, जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है वो मास्क का ज़रूर इस्तेमाल करे, जो कि हमने किसी भी इन्फेक्शन से बचने के लिए मास्क का यूज़ पिछले वीडियो में आपको बताया था। मास्क का यूज़ करिए, किसी भी प्रकार के लिक्विड या फ्लूइड, कोई भी बॉडी फ्लूइड के कांटेक्ट में कोई ना आ पाए, क्योंकि किसी भी प्रकार के अगर टीयर्स या सलाइवा या खांसना या छींकना या पैप्यूल का इन्फेक्टेड एरिया के टच में अगर कोई ह्यूमन बीइंग आता है, तो वो उससे बहुत तेज़ी से इन्फेक्ट होता है। तो इन्फेक्शस पर्सन से डिस्टेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद मास्क का यूज़ करना तो ज़रूरी है ही, और जब आप इन्फेक्टेड पीरियड में हो तो अपने आप को डिस्टेंस बनाकर ज़रूर रखें। इसके साथ साथ जान लेते हैं और क्या कॉम्प्लिकेशन मिलेगी। क्योंकि प्राइमरी स्टेज में फीवर आएगा, फीवर आने के बाद सेकेंडरी स्टेज में रैसेस होने लगते हैं, और फिर रैसेस होने के साथ साथ पेशेंट को बहुत ज़्यादा फीवर तेज़ी पकड़ लेगा, और बहुत ज़्यादा बॉडी में पेन होने लगता है, बहुत ज़्यादा थकान होने लगती है पेशेंट को। थकान के साथ साथ चक्कर वगैरह भी महसूस होने लगते हैं कुछ पेशेंट में, बोन पेन होने लगता है, बॉडी पेन होने लगता है, कमजोरी महसूस होने लगती है। तो ये सारे कुछ सिम्टम्स हैं, और इसके साथ मेन एसोसिएटेड बहुत ही इंडिकेटेड सिम्टम ये होता है कि उसका लिम्फ नोड का इन्लार्जमेंट हो जाता है। जितने भी लिम्फ नोड्स हैं वो इन्लार्ज हो जाते हैं, जो कि और भी सिम्टम जो मैंने आपको बताए हैं वो नॉर्मली और भी वायरल इन्फेक्शंस में आपको देखने को मिलेंगे। बट लिम्फ नोड्स का इन्लार्जमेंट इस सिम्टम से आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो कि आपको कहीं मंकी पॉक्स वायरस का इन्फेक्शन तो नहीं है। तो ये हो गए कुछ प्रिकॉशंस के बारे में। अब हम जान लेते हैं कि अगर किसी को मंकी पॉक्स इन्फेक्शन हो गया है तो वो कैसे बचाव कर सकता है, क्या प्रिकॉशंस ले सकता है। तो सबसे पहले फीवर के लिए फीवर मेडिसिन के बारे में अभी हम लास्ट में बात करेंगे वीडियो में। इसके साथ और आप क्या ले सकते हो, तो सबसे पहले लिक्विड इनटेक आपको बढ़ाना होगा। लिक्विड इनटेक काफ़ी लीजिए, वो आप जूसेस ले सकते हैं, लिक्विड में नारियल जूस हो गया, या आप फ्लूइड वाटर इनटेक खूब सारा पानी पीजिए, बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ रेस्ट बहुत ज़रूरी होता है मंकी पॉक्स वायरस इन्फेक्टेड पर्सन के लिए। रेस्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ साथ आप पेन किलर का यूज़ कर सकते हो, जो कि टेम्पररी है। इसके साथ साथ एंटीबायोटिक का भी इस्तेमाल कर सकते हो। चलिए अब जान लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में, जो आपको हेल्प करेंगे मंकी पॉक्स इन्फेक्शन से बचने के लिए। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मंकी पॉक्स जो है स्मॉल पॉक्स का ही एक टाइप का ही वेरिएंट है, बट ये है कि इसमें लिम्फ नोड का एनलार्जमेंट मिलता है। जो स्मॉल पॉक्स में वैक्सीन का इस्तेमाल किया जाता है, उसी वैक्सीन को जो है मंकी पॉक्स में दिया जाता है, जो 80 to 85% हेल्प करती है मंकी पॉक्स को से बचने के लिए, बट 100% इसका रिजल्ट नहीं है। तो आइए 100% रिजल्ट के लिए हम कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बात कर लेते हैं। क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन जो है सिम्टम बेस है, तो जिस इंडिविजुअल में जैसा सिम्टम आएगा उसके हिसाब से मेडिसिन का इस्तेमाल करना रहता है। तो फीवर किस टाइप का है, जो पिछली वीडियो में हमने आपसे फीवर के बारे में डिस्कस किया था, तो जिस टाइप के फीवर के सिम्टम आ रहे हैं, फीवर की वीडियो में जाकर आप उस सिम्टम से मैच कर कर उस मेडिसिन को ले सकते हैं। फिर भी हम स्टेज वाइज कुछ मेडिसिन का जिक्र करेंगे यहाँ पर। इसमें हमारी सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम यूज़ करेंगे रस्टॉक्स का। रस्टॉक्स बहुत अच्छी मेडिसिन है ऐसे केसेस में जब छोटे छोटे पिंपल्स, इरप्शंस टाइप के निकल रहे हों, और छोटे छोटे रेड स्पॉट निकल रहे हों जिसमें बर्निंग और ईचिंग हो, तो उस केस में रस्टॉक्स 30 को 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम ले सकते हैं। इसके बाद जब वो सेकेंडरी स्टेज में जाएगा, इन्फेक्शन फैलने लगेगा, इसके साथ साथ फीवर क्रिएट होने लगेगा,
और वो इरप्शंस जो है पस फॉर्मेशन करने लगेंगे या वैक्यूल फॉर्मेशन करने लगेंगे। तो उस केस में आप मक्सोल 30 को 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम ले सकते हैं। ये उसमें बहुत हेल्प करता है। और इसकी लास्ट स्टेज जहाँ पस फॉर्मेशन होने लगता है, क्रस्ट फॉर्मेशन होने लगता है, उस पस फॉर्मेशन और क्रस्ट फॉर्मेशन से बचने के लिए हेपरसेल 30 को आप 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम ले सकते हो। इसमें पस फॉर्मेशन में साइलेशिया भी बहुत बेस्ट मेडिसिन है। अगर पस फॉर्मेशन के साथ साथ कॉन्स्टिपेशन मिल रहा है और पेशेंट में बहुत ज़्यादा थकान मिल रही है तो साइलेशिया 30 को 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम ले सकते हैं। इसके साथ ही अगर पेशेंट में बहुत ज़्यादा तेज फीवर है तो पायरोजीनियम भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसको ट्रीट करने के लिए पायरोजीनियम 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम लेंगे। अगर उसमें पस फॉर्मेशन हो रहा है तो ये बहुत हेल्प करेगी। तो अगर लास्ट स्टेज में है, पस बन चुका है, स्कैब फॉर्मेशन होने जा रहा है, तो मिसेरियम बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर मिसेरियम 30 को 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम लिया जाए तो उसमें बहुत हेल्प मिलेगा। इसके साथ साथ अगर बॉडी में रैसेस बहुत ज़्यादा रेड है और पेशेंट को बहुत ज़्यादा हेड पेन हो रहा है, बहुत सिर भारी है, गर्म है, तो बेलाडोना भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। इन सिम्टम के बेस पर बेलाडोना 200 को 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम लेंगे तो बहुत आराम मिलेगा। तो अगर आपको किसी भी प्रकार का फीवर है तो आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं आपको हेल्प कर पाऊँ और किस प्रकार का वीडियो बनाऊँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।